महाराष्ट्र की सियासत में वो 80 घंटे जब मुख्यमंत्री के तौर पे दूसरी बार शपथ लेते हैं देवेंद्र फडणवीस और ठीक 80 घंटे बाद उनका इस्तीफा हो जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह की भारी फजीहत हो जाती है और उनके नाम के आगे से चाणक्य शब्द हटाया जाने लगता है और कुछ लोग कहते हैं कि यह बीजेपी के बुरे वक्त की शुरुआत है। उसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कुछ भी ठीक नहीं होता है। पहले 2 सालों तक बीजेपी विपक्ष में रहती है और उसके बाद शिवसेना और एनसीपी की टूट के बाद देवेंद्र फडणवीस जो अब तक महाराष्ट्र की सियासत में मुख्यमंत्री थे, उन्हें डिप्टी सीएम बनकर सियासत के दर्द को महसूस करना पड़ा। इसके बाद भी कहानी बदली। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सब कुछ बुरा ही हो रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को भारी नुकसान होता है और देवेंद्र फडणवीस का कद और घट जाता है। लोग कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस नहीं कर पाएंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लौटने की कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। यहां योगी भी हैं, यहां मोदी की सेकंड लाइन भी है, यहां नरेंद्र मोदी का भरोसा भी है और अमित शाह चाणक्य क्यों कहे जाते हैं, इस बात की गहराई भी है। शुरुआत साल 2014 से करते हैं। साल 2014 में बीजेपी केंद्र में आई और उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव में बीजेपी ने कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए और देवेंद्र फडणवीस जिनका कद महाराष्ट्र की सियासत में तो बड़ा था, लेकिन बाकी के राज्यों में वो उतने पॉपुलर नहीं थे जितना वो अभी है। इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और वो पहले कार्यकाल में खुद को विकास पुरुष के तौर पे साबित कर देते हैं। लेकिन 19 के चुनाव में बीजेपी की सीटों का कम होना, उसके बाद सरकार चली जाना, उसके बाद विपक्ष में बैठना, 24 के लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बावजूद नरेंद्र मोदी ने यह यकीन जताया कि देवेंद्र फडणवीस जरूर वापस आएंगे। 2024 के विधानसभा चुनाव में वो करिश्मा हुआ जिसका अंदाजा बीजेपी को भी नहीं था। 288 विधानसभा वाली महाराष्ट्र में 232 सीटें महायुति गठबंधन को मिल जाते हैं और उसके बाद दांव पेच की बारी आती है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये समझिए। योगी आदित्यनाथ बड़े हैं या देवेंद्र फडणवीस, ये सवाल भी आपके जहन में उठेगा आने वाले वक्त में। क्या देवेंद्र फडणवीस ही योगी आदित्यनाथ के सही कॉम्पिटिटर हो जाएंगे? ये प्रश्न भी आने वाले हालिया राजनीति में आप देखेंगे। आप ये भी देखेंगे कि अगर योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे का नारा ना दिया होता तो क्या 232 सीटें महाराष्ट्र में आ जाती? क्या देवेंद्र फडणवीस वाकई लोकसभा चुनाव में बुरा प्रदर्शन करने के बावजूद मुख्यमंत्री बन पाते? इसके पीछे सिर्फ योगी ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि खुद देवेंद्र फडणवीस भी भारी हद तक जिम्मेदार हैं। उन्होंने जिस हिसाब से अपने भाषणों में राष्ट्रवादी सोच को पैदा किया, जिस हिसाब से औरंगजेब को लेकर चुनावी मंच पर बोलने की कोशिश की और वैसी भाइयों को जिस हिसाब से जवाब दिया, राष्ट्र के मुद्दे को उठाया, बटेंगे तो कटेंगे नारे को सही तरीके से मंचों से उठाते रहे, उसका परिणाम हुआ कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की लहर के कारण 232 सीटें महायुति गठबंधन को मिल जाती है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का जिस हिसाब से कद लगातार बढ़ रहा है और उन्होंने जिस हिसाब से मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया है, उससे यह भी प्रश्न खड़ा होने लगा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस ही योगी आदित्यनाथ के सही कॉम्पिटिटर होने जा रहे हैं? जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने छोटे चेहरों पे यकीन दिलाया किया और उसके बाद उनको बड़ा किया, वो बीजेपी की सेकेंड लाइन साफ तौर पे योगी के समकक्ष खड़े होने की कतार में खड़ी है। आप देखिए कि कैसे पुष्कर सिंह धामी सिर्फ खटीमा के विधायक थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। यहां तक कि वो चुनाव हारे, उसके बावजूद उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया गया। नतीजा, आज उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के कद का कोई दूसरा नेता किसी भी पार्टी में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यही तस्वीर मध्य प्रदेश में भी देखी गई, जब मोहन यादव को, जो उज्जैन विधानसभा सीट से चुनाव जीत के लगातार आ रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बनने का कोई अनुभव नहीं था। यहां तक कि कोई बहुत बड़ा मंत्रालय तक उन्होंने, जिससे गृह मंत्रालय बड़ा हो गया, वो नहीं संभाला था। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने यकीन करते हुए उन्हें सत्ता दी और उन्होंने कुछ महीने और कुछ साल में ही यह साबित कर दिया कि उनका यकीन 100% सही था। कुछ ऐसी ही कहानी हरियाणा में भी देखने को मिलती है, जब नायब सिंह सैनी को अचानक मनोहर लाल को हटा के मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यह कहा जाता है कि नायब सिंह सैनी शायद राजनीति के उतने मजे हुए खिलाड़ी नहीं हैं जो चुनाव जीतकर वापस सत्ता हासिल कर ले।
लेकिन हरियाणा के चुनावों में जो करिश्मा हुआ वो आपको पता है और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। 2016 तक आसाम की भी यही कहानी थी दोस्तों। 2016 में कांग्रेस की सरकार जब वहां पर गई तो कुल 16 साल से सरकार वहां पर थी, 2001 से 2016 तक। उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो मेहनत की वहां पे बीजेपी को सत्ता मिली लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। उसके बाद 2021 में जब बीजेपी को सत्ता मिली तो हिमंता को मुख्यमंत्री बनाया गया और हिमंता ने पार्टी के लिए, देश के लिए क्या किया है, इसकी पूरी कहानी दर्शकों आपको पता है। आप जितने भी राज्य जाएंगे ये प्रयोगशाला चलती जा रही है और ये प्रयोगशाला जो शुरू हुई थी वो हुई थी यूपी की धरती से। जब 2016 में तमाम लोगों के नाम फाइनल हो जाने के बाद अचानक अमित शाह का एक कॉल जाता है, योगी के लिए कि स्पेशल विमान भेजा जाता है, उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, कहा जाता है महाराज जी अब आपके पास यूपी की सत्ता और कमान दोनों है। यह प्रयोगशाला लगातार आगे बढ़ी। इस प्रयोगशाला में कई बीजेपी नेता फेल भी हो गए और कई बीजेपी मुख्यमंत्रियों पर इस बात पे सवाल है कि क्या वो उस कैटेगरी के नेता नहीं बनेंगे जिस कैटेगरी के नेता प्रधानमंत्री मोदी बनाना चाहते हैं। अब बड़ा कौन है? क्या इस पूरी टीम में जिसे नरेंद्र मोदी ने जूनियर मोदी के तौर पे खड़ा किया है, उस टीम में योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े खिलाड़ी हैं? देवेंद्र फडणवीस क्या बहुत बड़ा बीजेपी का चेहरा बनने जा रहे हैं आने वाले वक्त में? हिमंता कभी केंद्र में आए, कभी देवेंद्र फडणवीस केंद्र में आए, योगी आए या पुष्कर सिंह धामी आए या मोहन यादव आए, ये तमाम वो सेकेंड लाइन के नेता जब केंद्र में आएंगे कभी सत्ता या पक्ष में या विपक्ष में, तो बीजेपी की तस्वीर क्या होगी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है जो आपके मन में चल रहा होगा। खैर, ये कहानी यही बताती है कि सियासत में 80 घंटे तक मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति भी पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ 5 सालों की सरकार चलाने वाला हो सकता है।